Assalamu alaikum everyone. We begin with our first class of cost classification of cost and management accounting. Moving forward, we'll continue with the definitions first, and then we'll move forward to the actual concepts in cost accounting. So, what is cost accounting? In simple terms, कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली ये है कि आप अपनी मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग के लिए ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके कि एक चीज को प्रोड्यूस करने पे कितना खर्चा आया और उसको बेचने के लिए हमने कितनी कॉस्ट इंकर की है। मतलब किसी भी चीज की कॉस्ट को डिटरमिन कर लेना इस कॉस्ट अकाउंटिंग कि आखिरकार एक प्रोडक्ट बनाने में कितना हमें खर्चा आया और हमने फिर उसको कितने में बेचना है या कितने में बेच सकते हैं, हमारी कॉस्ट क्या पड़ी, ऑल दैट। मूविंग सो अगर डेफिनेशन सिंपल टर्म्स में देखें तो कॉस्ट अकाउंटिंग इज एन एक्सपेंडेड फेज ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग व्हिच प्रोवाइड्स मैनेजमेंट प्रॉम्प्टली विद द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड और सेलिंग ईच प्रोडक्ट एंड रेंडरिंग अ पर्टिकुलर सर्विस के कोई भी प्रोडक्ट्स या सर्विस को ऑफर करने के अगेंस्ट क्या कॉस्ट पड़ी उस पर यूनिट के ऊपर। फिर अगेन क्योंकि हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी साथ पढ़ रहे हैं तो व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये बेसिकली एक प्रोफेशनल नॉलेज है, एक स्किल है अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन सच अ वे एज टू असिस्ट मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग एंड इन द प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ ऑपरेशंस ऑफ द एंटिटी। मतलब कि हमें ये देखना है कि अगर हमें कोई प्रोडक्ट लाइन कंटिन्यू रखनी है या बंद कर देनी है, हमें ये डिसीजन मेकिंग करनी है कि क्या हमें, अगर लेट सपोज प्रोडक्ट हमारे पास 4 प्रोडक्ट लाइंस है ABCD, अगर हमें प्रोडक्ट लाइन डी के अंदर लॉसेस हो रहे हैं तो क्या हमें उसे चलाते रहना चाहिए या बंद कर देना चाहिए। अब ये डिसीजन इतना सिंपल नहीं है कि सिर्फ लॉसेस की वजह से उसको बंद कर दिया जाएगा। हो सकता है कि वो, आगे मैं क्योंकि इसको डिटेल में बताऊंगा इसलिए मैं इसको इस वक्त इतनी डिटेल में टच नहीं करूंगा, लेकिन हो सकता है कि वो प्रोडक्ट लाइन हमें कहीं और बेनिफिट दे रही हो जिस वजह से उसको चलाए रखना जरूरी हो और उसको लॉस के बावजूद चलाना ज्यादा फायदेमंद हो एज कम्पेयर टू कि उसको बंद कर दिया जाए। तो ये लेटर ऑन जब हम इसकी कॉस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे तो तब मैं आपको ये समझाऊंगा कि फिक्स कॉस्ट को किस तरह से हम इसमें अकाउंट फॉर करते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के? सिंपली कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कि आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे डिसीजन मेकिंग के लिए कि आपने अब लाइक के क्या डिसीजन करना है इस मामले पर। अगर एक प्रोडक्ट की कॉस्ट पर यूनिट ये है, उसकी फिक्स कॉस्ट ये है, उसकी वेरिएबल कॉस्ट ये है, उसकी वट एवर जो भी उसके साथ एसोसिएटेड कॉस्ट हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपने डिसीजन मेकिंग करनी है कि क्या इसको चलाएं छोड़ दें, कॉस्टिंग किस तरह से करें हम अपनी, ऑल दोज डिसीजंस। उसके लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग फिर प्रोवाइड करती है। यूजर्स कौन है इसके? बेसिकली आपकी मैनेजमेंट यूज कर रही थी ज्यादातर इसको, ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग को भी और कॉस्ट अकाउंटिंग को भी। तो आपकी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन, उसकी मैनेजमेंट, उसकी टॉप ऑर्गेनाइजेशन की जो मैनेजमेंट है इसके अंदर, मिड लेवल मैनेजमेंट या जो डायरेक्टली उसको डील करें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स की मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन की बेसिकली मैनेजमेंट डील करती है, इसको यूज करती है। So similarly, it determines total cost of production and cost of sales. कि बेसिकली ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ सेल्स को आइडेंटिफाई कर देती है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देन इट डिटरमिन्स अप्रोप्रिएट सेलिंग प्राइस, क्योंकि जब आपको कॉस्ट प्राइस पता चलेगी तो ही आप डिसाइड करते हैं कि आपको कितने में बेचना है इस प्रोडक्ट को। It discloses the profitable products, areas and activities capacity level, क्योंकि प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है कौन सा, हमारे किस प्रोडक्ट में हमें प्रॉफिट हो रहा है और किसके अंदर लॉस हो रहा है, किसमें ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है किसमें कम प्रॉफिट हो रहा है, कौन सा एरिया अच्छा है कौन सा सही है, कौन सी एक्टिविटी है जिसके अंदर कॉस्ट ज्यादा लग रही है कम की जानी चाहिए, हमारी किस कैपेसिटी के ऊपर हमें ज्यादा फायदा होगा, किस कैपेसिटी पे प्रोड्यूस करने पे हमें नुकसान होगा। एंड अगेन इट इज यूज्ड टू डिसाइड वेदर द मैन्युफैक्चरर और परचेज फॉर आउटसाइड। अगेन आप इसमें ये भी डिसाइड करते हैं, लेट्स सपोज आपका प्रोडक्ट 4, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि इसमें लॉस हो रहा है। अब आपने देखा कि ये प्रोडक्ट 4 बेसिकली प्रोडक्ट 3 को बनाने के लिए यूज होता है, ठीक है, तो उसका ये रॉ मटेरियल भी है या उसके अंदर ये एक पार्ट के तौर पे यूज भी होता है। अब आपने ये डिसाइड करना है क्या इसकी प्रोडक्शन हम कंटिन्यू रखें या बाहर से परचेज करना हमें सस्ता पड़ेगा। तो ऐसे डिसीजन भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। एंड इट हेल्प्स इन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसकी प्लानिंग और कंट्रोल में ये हेल्प करेगी आपको। अब कॉस्ट के बेसिकली कई एलिमेंट्स है। कॉस्ट कहने को एक प्रोडक्ट की कॉस्ट है ये, लेकिन उस कॉस्ट के अंदर भी बहुत सारी और कॉस्ट इन्वॉल्व होती हैं, डायरेक्ट कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, ओके, वेरिएबल कॉस्ट। सो यू हैव टू सी कि आपकी कौन सी कॉस्ट है जो इसके ऊपर इंकर हो रही है, उसको एग्जैक्टली आइडेंटिफाई करना, कौन सी को कंट्रोल किया जा सकता है, कौन सी कंट्रोलेबल नहीं है। तो उन तमाम कॉस्ट को आइडेंटिफाई करना जरूरी है और उसकी डिफरेंट क्लासिफिकेशन होती हैं कॉस्ट की।
अगेन मैनेजमेंट की प्लानिंग के लिए, कंट्रोल के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन क्लासिफिकेशंस के अकॉर्डिंगली कॉस्ट को आइडेंटिफाई कर सकें। तो सम कंपोनेंट्स जो कॉस्ट के हैं, बेसिकली द कंसिस्टेंट एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू थ्री डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। सबसे पहले ये डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, कि जो मटेरियल खर्च हुआ उस चीज को बनाने के ऊपर, वो आपकी डायरेक्ट मटेरियल्स की कॉस्ट है, कि उस मटेरियल के बगैर वो चीज बन ही नहीं सकती थी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लेट सपोज फर्नीचर बनाते तो जो वुड यूज हुई है उसके अंदर, जो ग्लू यूज हुई है, जो नेल्स यूज हुए हैं, उसके बगैर वो चीज नहीं बन सकती थी। सो मटेरियल्स की कॉस्ट मस्ट है, इसके बगैर वो चीज नहीं बन सकती, और ये डायरेक्टली रिलेटेड होगी, जितने यूनिट बनाएंगे उतना मटेरियल लगेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको यूनिट अब आप कोई भी नहीं बना रहे और मटेरियल की कॉस्ट लगती जा रही है। लेकिन देन देर इज द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, जो लेबर उस प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रही है उसको आपने सैलरी भी देनी है, तो उसकी कॉस्ट भी इसके अंदर आ जाती है फिर। तो सिमिलरली ये अब कॉस्ट उसके अंदर दो टाइप से आ जाती है फर्दर, ये फिक्स भी हो सकती है, वेरिएबल, जो कि वो लेबर जो इसको आप टेम्परेरी हायर करते हैं उसको तो आप निकाल भी सकते हैं कि भाई जब काम होगा तब आ जाना, नई प्रोडक्शन हो रही तो उसको आप कोई नहीं करेंगे, जैसे एडहॉक डेली बेसिस टाइप की कोई होती है। ठीक है, लेकिन जो फिक्स लेबर है आपकी, परमानेंट लेबर है, कोई मैनेजमेंट है आपकी, तो उनकी कॉस्ट तो पे होती रहेगी, चाहे आप अंदर प्रोडक्शन 100 यूनिट की करें या 1 यूनिट की करें या कोई भी ना करें। इसके अलावा जो प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाती हैं आपकी, जैसे कि आपकी बिजली का बिल, आपके सिक्योरिटी गार्ड का खर्चा, मैनेजमेंट का खर्चा। अब ये डायरेक्ट लेबर नहीं है, मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेटिव की कॉस्ट, ये पूरे बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं, ये उस एक प्रोडक्ट को बनाने के ऊपर डायरेक्टली नहीं लग रही, ये उसके अंदर डायरेक्टली, लेकिन इसकी जरूरत है आपको। फिर सेल फोन की कॉस्ट, या जो आपके टेलीफोन लाइन है उनकी कॉस्ट, को बिजली गैस जो भी चीज यूज हो रही है उसकी कॉस्ट, पेपर यूज हो रहा है फैक्ट्री के अंदर, कोई खर्चे रखने के लिए, हिसाब किताब रखने के लिए बॉल पेन यूज हो रहे हैं, जो भी कॉस्ट आ रही है ये अदर प्रोडक्शन कॉस्ट है, इनको ओवरहेड्स भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें भी डायरेक्ट कॉस्ट है और इनडायरेक्ट कॉस्ट है। कुछ ऐसे कॉस्ट है जो आप डायरेक्टली एट्रीब्यूट कर सकते हैं कि हाँ जी इतने यूनिट बिजली के इस्तेमाल होते हैं इस प्रोडक्ट को बनाने के ऊपर। लेकिन कुछ बिजली ऐसी भी होगी ना कि जो ओवरऑल जी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस की भी जल रही है, फैक्ट्री की रात को भी लाइट जलती है, कोई एक आधी उसका कोई साइन बोर्ड जलता है, वट एवर, अब ये बिजली तो डायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं है उस प्रोडक्ट को बनाने में, लेकिन यूज तो ही है, तो ये इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंदर काउंट हो जाएगी। हम जरा कॉस्ट की क्लासिफिकेशंस को देख लेते हैं डिटेल के अंदर। Direct cost is a cost that can be traced in full to the product or service for which cost is being determined. ठीक है, तो ये आप फुल्ली ट्रेस कर सकते हैं कि ये डायरेक्टली मेरी इस प्रोडक्ट को बनाने के ऊपर कॉस्ट लगी है। ठीक है, cost that can be economically identified with a specific sellable product or service is called unit cost, कि ये उस यूनिट को बनाने की पर यूनिट कॉस्ट आई है हमारी। सो इसमें आ जाती है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। ठीक है, कि जो इस्तेमाल हुई, जैसे कि मैंने बताया कि जी फर्नीचर बनाना है तो उसके अंदर जो लकड़ी इस्तेमाल हुई वो हमारी डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट है। उसके अलावा कील यूज हुए, ग्लू यूज हुई, जो जो मटेरियल यूज हुई हैं चीजें, उसकी कॉस्ट। और हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई यहाँ ये एक टेबल बनाने में इतने फुट लकड़ी इस्तेमाल होगी, इतने कील यूज होंगे, इतनी ग्लू यूज होगी, अंदाजन एक आप इसको डायरेक्टली एट्रीब्यूट कर सकते हैं। So direct material costs are the cost of materials that are known to have been used in producing and selling a product or rendering a service. ठीक है, फिर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, अब आपको पता है कि जी कम से कम 3 बंदे लगते हैं एक टेबल बनाने में। एक वुड की कटाई वाला बंदा होता है जो वुड की कटाई करता है, दूसरा उसकी असेंबली करता है, तीसरा बंदा जो है उसकी फिनिशिंग करके उसको पॉलिशिंग करता है। तो आपको आइडिया होता है कि इतनी लेबर की कॉस्ट हमारी एक प्रोडक्ट के ऊपर लगनी है। सो यू नो कि डायरेक्टली लेबर, इसके बगैर वो प्रोडक्ट सेलेबल कंडीशन में नहीं लाया जा सकता। सो दीज आर कॉल्ड द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। Direct labor costs are the specific costs of the workforce used to produce a product or rendering a service. जैसे कि अगर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में आपके, जैसे कि अगर आप बैंक की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो जी बैंकर जो है वो जो सैलरी चार्ज करे, वो आपकी सर्विस जो प्रोवाइड करे वहां बैठ के वहां पर आपको, तो वो उसके अगेंस्ट उसको सैलरी पे की जा रही है। देन अदर डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट, कि जो और प्रोडक्शन की कॉस्ट जो डायरेक्टली आपके प्रोडक्ट से एसोसिएटेड है वो क्या हो सकती हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि बिजली का बिल, अगर आप टेबल बना रहे हैं उसके अंदर आप पावर टूल्स यूज करते हैं, तो आपको पता है कि जी ये जो मैंने कटाई करने के लिए सॉ लगाई हुई है, या जो मैंने इसकी लेट सपोज नेल गन वगैरह को ली हुई है, कोई और इसको प्लेनर वगैरह लिया हुआ है इलेक्ट्रिक, तो उन सब के ऊपर एक बिजली का सर्टन खर्चा आना है एक प्रोडक्ट का, तो आप उसको डायरेक्टली एट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। So other direct production costs are those expenses that have been incurred in full as a direct consequence of producing a product or rendering a service. अब आ जाती है इनडायरेक्ट कॉस्ट या ओवरहेड्स जिन्हें हम कहते हैं। इनडायरेक्ट कॉस्ट या ओवरहेड्स बेसिकली वो कॉस्ट हैं जिनको आप डायरेक्टली प्रोडक्ट बनाने के साथ एट्रीब्यूट नहीं कर सकते, लेकिन उनका रोल जरूर है उस प्रोडक्ट को बनाने में। मतलब वो एडमिनिस्ट्रेशन को आप डायरेक्टली तो नहीं कह सकते ना, इतनी एडमिनिस्ट्रेशन यूज हुई है जी प्रोडक्ट बनाने में,
लेकिन अगर वो एडमिनिस्ट्रेशन ना होती तो वहां प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग ना हो सकती, उतनी एफिशिएंटली ना हो सकती, लोग सही से काम ना करते, वर्कर्स की हायरिंग कैसे होगी। अब एचआर डिपार्टमेंट को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि जी इसकी कॉस्ट जो है वो किस प्रोडक्ट के अंदर कितनी गई है? वो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करे। इसी तरह से और डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है, इसके अलावा सिक्योरिटी अगर वहां आपने कोई रखी हुई है, उसके अलावा बिजली का बिल, इन सबका, फिर इनके कोई टेलीफोन वगैरह यूज होता है फैक्ट्री के अंदर, तो उस सब का बिल जो है वो आप डायरेक्ट प्रोडक्ट को एट्रीब्यूट नहीं कर सकते। दीज आर कॉल्ड ओवरहेड कॉस्ट। लेकिन इसके बगैर प्रोडक्ट भी नहीं बनाया जा सकता। लेकिन ये आपको प्रोडक्ट के अंदर नजर नहीं आएंगी ये कॉस्ट। ओके, तो इनडायरेक्ट कॉस्ट ये होती है। एन इनडायरेक्ट कॉस्ट और ओवरहेड कॉस्ट इज अ कॉस्ट दैट इज इंकर्ड इन द कोर्स ऑफ प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स और रेंडरिंग सर्विसेज बट व्हिच कैन नॉट बी ट्रेस्ड इन द प्रोडक्ट और सर्विस इन फुल। Expenditures incurred on labor, material, or other services which cannot be economically identified with a specific cost product or service, जिसे हम यूनिट कॉस्ट कहते हैं, उसके अंदर अगर आइडेंटिफाई नहीं हो सकती तो वो आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट है। फॉर एग्जाम्पल वेजेस ऑफ सुपरवाइजर। तो अब आपने जो डायरेक्ट लेबरर काम करा था उसकी वेज तो डाल दी, लेकिन एक सुपरवाइजर भी खड़ा उसको मॉनिटर करने के लिए कि ये सारा दिन बैठ के यहाँ चाय ना पीता रहे, सिगरेट ना पीता रहे और गप्पे ना मारता रहे, काम करे, तो सुपरवाइजर की भी वेजेस पे हो रही हैं। लेकिन अब उस सुपरवाइजर ने डायरेक्टली टेबल बनाने में कोई काम नहीं किया, उसने ये इंश्योर किया कि लेबर उसके ऊपर काम करे, लेबर अपनी लेट्स सपोज लंच ब्रेक 1 घंटे की है तो 3 घंटे की ना ले ले, तो वो ये इंश्योर करे कि काम हो रहा है, फिर वो क्वालिटी इंश्योर कर रहा है उसके अंदर। लेकिन ये आपको टेबल में नजर नहीं आएगी, लेकिन ये कॉस्ट है आपकी, इनडायरेक्ट कॉस्ट है, ओवरहेड कॉस्ट है। इसी तरह से क्लीनिंग मटेरियल की कॉस्ट, अगर कोई वहां सफाई करनी पड़ती है, उसके कोई सामान लगता है, क्लीनिंग करनी पड़ती है, तो उसकी कॉस्ट वो आपकी प्रोडक्ट में आपको नजर नहीं आएगी। इस तरह से वर्कशॉप की इंश्योरेंस हुई हुई है, या बिल्डिंग का रेंट आप पे कर रहे हैं, तो आपको नहीं पता ना एग्जैक्टली कितना रेंट कितने प्रोडक्ट को दिया जाएगा और कितनी इंश्योरेंस एक प्रोडक्ट को एसोसिएट होगी। अब ये कॉस्ट की जरा क्लासिफिकेशन देख लेंगे आप। मटेरियल जो कॉस्ट है वो डायरेक्ट भी हो सकती है, इनडायरेक्ट भी हो सकती है। लेबर कॉस्ट वो भी डायरेक्ट हो सकती है और इनडायरेक्ट हो सकती है। अदर प्रोडक्शन कॉस्ट वो भी डायरेक्ट हो सकती है और इनडायरेक्ट हो सकती है। जबकि जो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट है इसके अंदर मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट, जिसे हम ओवरहेड कॉस्ट कहते हैं, ये सब मिलाकर बनती है। जो डायरेक्ट कॉस्ट है ये आपकी प्राइस कॉस्ट है कि आपकी अगेन जो आपको ना एक प्रोडक्ट को बनाने के अंदर लगी है और आपको सामने नजर आ रही है कि उसके ऊपर लगी है। और जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है ये फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं जो उसके ऊपर ऐड किए जाते हैं। इन दोनों को मिला के टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट बनती है आपकी। अब जरा ये कॉस्ट को जरा डिफरेंट क्लासिफिकेशंस को जरा एक बार देख लेंगे। प्राइम कॉस्ट क्या चीज है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट ओवरहेड जो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक प्रोडक्ट को बनाने में लगे हैं, ये आपकी प्राइम कॉस्ट है। इन तीनों कैटेगरी आपकी प्राइम कॉस्ट बन जाएगी। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड आ जाएंगे, कि जो फैक्ट्री के ओवरहेड्स लगे मटेरियल के टर्म्स के अंदर, लेबर के टर्म्स के अंदर, कोई और अदर प्रोडक्शन कॉस्ट हैं, ओवरहेड्स हैं, उन सबको मिलाकर जब प्राइम कॉस्ट का अंदर ऐड करेंगे तो आपकी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आएगी। और कन्वर्जन कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो आपकी है, इसके अंदर जब आप फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करते हैं तो ये आपकी कन्वर्जन कॉस्ट है कि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने में आपकी कितनी कॉस्ट आई। तो इसमें आप डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और उसके अंदर फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करते हैं, क्योंकि आपके मटेरियल की कॉस्ट सेपरेट हो गई ना। उस मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने में कितनी कॉस्ट आती है आपको, ये आपकी कन्वर्जन कॉस्ट होती है। अब जरा हम कॉस्ट के बिहेवियर को स्टडी कर लेते हैं। अब कॉस्ट का बिहेवियर है ये जरा थोड़ा सा प्रोडक्शन के साथ वेरी करता है, और फ्लक्चुएशन जो होती है आपके प्रोडक्शन लेवल के साथ, इसके साथ इसका बहुत गहरा ताल्लुक है। कैसे? जितनी आपकी प्रोडक्शन ज्यादा होगी उतनी आपकी कॉस्ट के ऊपर फर्क पड़ेगा उसका। ठीक है, प्रोडक्शन जो लेवल है जिसको हम कहते हैं ना एक्टिविटी लेवल, यहाँ पर लिखा हुआ है आपके लिए, तो एक्टिविटी लेवल या प्रोडक्शन लेवल, तो इसके हिसाब से आपकी कॉस्ट चेंज हो जाती है। आपने इकोनॉमीज ऑफ स्केल तो सुना ही होगा कि जब आप ज्यादा क्वांटिटी में माल उठाएंगे तो आपको सस्ता पड़ेगा। होलसेल का जैसे रेट होता है ना कि आपने ज्यादा क्वांटिटी में बल्क में लेना है तो आपको सस्ता मिल जाएगा जी। तो जितना आप ज्यादा क्वांटिटी में अपना स्केल बढ़ाते जाएंगे प्रोडक्शन का, तो आपको जो आपके सप्लायर्स हैं वो सस्ते में देंगे, तो आपको उसका फायदा होगा। अगर आप थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में परचेज करेंगे तो आपको उसका वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। सो एक्टिविटी लेवल से बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप 1 करोड़ यूनिट प्रोड्यूस करते हैं एक साल के अंदर, या सिर्फ 100 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं, तो जितना आप ज्यादा बड़ी क्वांटिटी में माल परचेज करेंगे उतना ही आपको सप्लायर बेनिफिट देगा। और अगेन इसके अंदर जैसे कि आपने, आपके पास अब फिक्स्ड लेबर होती है, ठीक है ना, ये आगे जब मैं फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट समझाऊंगा तो आपके कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो उसकी तनख्वाह तो आपने देनी ही देनी है। जैसे कि अगर आपके पास फैक्ट्री का एक गार्ड है जो फैक्ट्री को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है,
अब उसने अपनी ड्यूटी करनी है, आप अंदर चाहे 1 यूनिट प्रोड्यूस करें या 1000 यूनिट प्रोड्यूस करें। लेकिन अगर गार्ड की सैलरी है जी 10,000 रुपए, तो अगर आप अंदर सिर्फ 1 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो उस यूनिट के ऊपर उस गार्ड की सैलरी पूरी की पूरी आ जाएगी 10,000 रुपए। तो उस 1 यूनिट को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट कितनी पड़ी? 10,000 गार्ड की सैलरी। लेकिन अगर आप अंदर 10,000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो पर यूनिट कॉस्ट कितनी पड़ गई आपको गार्ड की? 1 रुपया। सिक्योरिटी का खर्चा कितना हुआ पर यूनिट? 1 रुपया। तो डेफिनेटली एक्टिविटी लेवल के साथ आपकी कॉस्ट के ऊपर बड़ा फर्क पड़ जाता है। The activity level refers to the amount of work done or the number of events that have occurred. Depending on circumstances, the level of activity may refer to the volume of production in a period, the number of items sold, the value of items sold, the number of invoices issued, the number of invoices received, or the number of units of electricity consumed, or the labor turnover, etc. Whatever you want to call it. इसमें सब चीजें इंक्लूड हो जाती हैं। बेसिक प्रिंसिपल क्या है? कॉस्ट का बिहेवियर जो है वो एक्टिविटी लेवल के साथ राइज करता है, एंड कॉस्ट विल यूजुअली राइज जब आपकी एक्टिविटी राइज होगी। क्यों? क्योंकि अब आपकी फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स्ड रहेगी, जैसे कि आपकी गार्ड की सैलरी वही रहनी है, आपकी फिक्स्ड लेबर को आपने वही पे करते रहना है, जिस लेबर को आप निकाल नहीं सकते, आपने रेंट पे करते रहना है। ये आप नहीं कह सकते ना कि यार हमने इस साल तो कोई प्रोडक्शन नहीं किया, हमें रेंट ना चार्ज करो। वो आपने पे करनी ही करनी है, वो उतनी ही रहेगी। लेकिन जब आप एडिशनल यूनिट्स बनाते हैं, प्रोडक्शन आपकी बढ़ती है, तो हर यूनिट का मटेरियल एडिशनल लगता ही है ना। ये तो नहीं पॉसिबल कि जी 1 यूनिट के मटेरियल के अंदर 2 यूनिट बना लिए, गेट्स वेरी डिफिकल्ट। तो अगेन वेस्टेज भी ज्यादा होगी, जब आप कम यूनिट बनाएंगे, जब ज्यादा बना रहे होंगे तो वेस्टेज कम होगी, लेकिन अगेन मटेरियल एडिशनल लगेगा। सो बेसिक प्रिंसिपल ये है कि एक्टिविटी जितनी बढ़ेगी, जितनी प्रोडक्शन का लेवल बढ़ेगा, उतना ही आपकी प्रोडक्शन की ओवरऑल कॉस्ट बढ़ेगी, टोटल कॉस्ट। लेकिन इसके साथ रूल ये है कि जी पर यूनिट कॉस्ट डिक्रीज हो जाएगी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी अभी गार्ड की, कि गार्ड की सैलरी जब 1 यूनिट बनाने के ऊपर आप डिवाइड कर रहे होंगे तो आपको 10,000 रुपया पर यूनिट पड़ रही होगी। लेकिन जब आप 10,000 यूनिट बना रहे होंगे तो आपको 1 रुपया पर यूनिट पड़ेगी। तो दैट मेक्स मोर सेंस टू मेक 10,000 यूनिट्स। तो जितना प्रोडक्शन का लेवल बढ़ेगा उसके साथ पर यूनिट कॉस्ट आपकी कम हो जाएगी। ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी लेकिन पर यूनिट कॉस्ट आपकी कम हो जाएगी। सो इसको एक एग्जांपल आपसे मैं एक्सप्लेन करूं तो इट विल कॉस्ट मोर टू प्रोड्यूस 500 यूनिट्स ऑफ आउटपुट देन इट विल कॉस्ट टू प्रोड्यूस 100 यूनिट्स। डेफिनेटली पहले आपने 100 यूनिट्स का रॉ मटेरियल खरीदना था, अब आपने 500 यूनिट्स का रॉ मटेरियल खरीदना है, तो इसकी ओवरऑल कॉस्ट ज्यादा होगी। इट विल यूजुअली कॉस्ट मोर टू ट्रेवल 10 किलोमीटर देन टू ट्रेवल 2 किलोमीटर। तो डेफिनेटली जब आपने 2 किलोमीटर जाना था तो आपको 2 किलोमीटर के लिए पेट्रोल यूज होगा, अब आपने 10 किलोमीटर जाना तो 10 किलोमीटर का पेट्रोल यूज होगा। सो कॉस्ट आपकी ओवरऑल ज्यादा होगी। Although the principle is based on the common sense that but the cost as accountant has to determine the for each cost element whether which cost rises by how much by the change in activity level, के कौन सी cost activity में change आने की वजह से कितनी change होती है। So ये आप ग्राफ से ज्यादा इजीली देख सकते हैं, इसलिए यहाँ पर साथ साथ ग्राफ्स भी अवेलेबल हैं। बेसिकली आपकी जो डिवीजन होती है कॉस्ट की, वो बिहेवियर के हिसाब से 2 टाइप की कॉस्ट में डिवाइड होती है। पहले तो हमने देखी ना उसकी टाइप्स क्लासिफिकेशन, अब उसकी बिहेवियर के हिसाब से कॉस्ट की क्लासिफिकेशन हम करने जा रहे हैं। एक कॉस्ट बिहेव करती है एज अ फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। जैसे कि मैंने भी आपको कई एग्जांपल्स दी हैं कि जी जो बिल्डिंग का रेंट है वो आपको पे करना ही करना है। इट इज नॉट पॉसिबल कि आप कहें जी कि हमने इस साल कोई प्रोडक्शन नहीं की तो हम रेंट पे नहीं करेंगे। यू विल हैव टू पे द रेंट, ठीक है। इसी तरह से जो भी आपके कोई लाइन रेंट्स वगैरह होते हैं, चार्जेस वगैरह होते हैं बिजली वगैरह के, वो भी आपको पे करने ही करने हैं। वो तो मतलब आपके जितने यूनिट ज्यादा बनेंगे, फैक्ट्री चलेगी तो उसके पर यूनिट चार्जेस बढ़ जाएंगे, लेकिन जो बेसिक लाइन रेंट्स है वो तो पे करने हैं आपने। इसी तरह से जो जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं, जो आपकी मतलब अब आप ये तो नहीं कर सकते इस साल यार प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं हम, तो सारी एडमिनिस्ट्रेशन जी घर चलिए हम सैलरीज नहीं पे करेंगे। मेक्स नो सेंस। आपने जिन लोगों को परमानेंटली हायर किया उसको चलाने के लिए उनकी सैलरीज आपको पे करनी है। सिमिलरली और जितनी भी कॉस्ट ऐसी हैं जो कि फिक्स है, जैसे कि गार्ड आपने हायर किया सिक्योरिटी के लिए, आप अंदर 1 यूनिट बनाए या अंदर 10,000 यूनिट बनाए या 10 लाख यूनिट बनाए, उस गार्ड की सैलरी आपने उसको देनी है, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट वो है जो आपके हर यूनिट की प्रोडक्शन के ऊपर, आपके प्रोडक्ट के ऊपर इनकर होती है। जैसे कि आप टेबल बनाते हैं तो उसके ऊपर हर टेबल को बनाने के ऊपर 1,000 रुपए की लकड़ी इस्तेमाल होती है। तो एक टेबल बनाएंगे तो 1,000 रुपए की लकड़ी इस्तेमाल होगी, 2 टेबल बनाएंगे तो 2,000 की लकड़ी इस्तेमाल होगी, 10 टेबल बनाएंगे तो 10,000 की, 100 टेबल बनाएंगे तो 1 लाख की लकड़ी इस्तेमाल होगी। तो जैसे जैसे प्रोडक्शन का लेवल बढ़ता जाएगा उसकी कॉस्ट आपकी डायरेक्टली वेरिएबल है, उस प्रोडक्ट की लेवल के प्रोडक्शन के लेवल के साथ उतनी कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो फिक्स्ड कॉस्ट यूजुअली फिक्स्ड रहती है
और ये स्लैब्स के अंदर, स्टेप्स के अंदर बढ़ती है। ये लेटर और हम स्टेप्स का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन बेसिकली एक सर्टेन लेवल ऑफ, लेट्स सपोज आपके प्लांट की कैपेसिटी है कि आप साल में 10,000 यूनिट बना सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप 10,001 यूनिट बनाना चाहेंगे तो उस प्लांट पे नहीं बना सकेंगे, आपको नया प्लांट लगाना पड़ेगा। तो जब आप नया प्लांट लगाएंगे तो उसकी नई फिक्स कॉस्ट होगी। अब दोनों प्लांट्स में आप चाहे 5,000 यूनिट बनाएं और एक में 5,001 यूनिट बना लें, फिक्स्ड कॉस्ट दोनों की अपनी अपनी चार्ज होगी आपको। क्यों? उस प्लांट की अपने रेंट पे होने हैं, उस प्लांट की अपनी मशीनरी के ऊपर जो भी इंटरेस्ट वगैरह पे होना है, जो लोन लिया हुआ था, जो कोई और पेमेंट्स है बिजली के बिल के अंदर जो फिक्स्ड अमाउंट्स हैं उनकी, वो तो होनी ही होनी है। सिक्योरिटी गार्ड की पेमेंट उस प्लांट की अलग से होनी है। सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट इफ यू सी, आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है वो स्टेप्स में बढ़ती है कि जी पहले 10,000 यूनिट तक आपको फिक्स और लेस सपोज पड़ती है 10 लाख रुपए। अब इसके ऊपर अगर आपको एक भी यूनिट और बनाना तो नया प्लांट लगाना पड़ेगा, तो और 10 लाख रुपए आपकी फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो ये स्टेप्स में बढ़ती है, स्लैब्स में बढ़ती है कि पहले ये 10 लाख रुपए है, फिर 10 लाख रुपए और, ठीक है। तो ये स्लैब्स के अंदर बढ़ती है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में होता है, शॉर्ट टर्म में ये काम नहीं होता। तो इसलिए शॉर्ट टर्म में हम अपनी नया प्लांट नहीं लगा सकते ना भाई, प्लांट लगाने में साल, 2 साल, 4 साल लग सकते हैं ना। तो शॉर्ट टर्म में ये काम नहीं हो सकता, ये सिर्फ लॉन्ग टर्म में हो सकता है। लेकिन एक सर्टन कैपेसिटी जो एक प्लांट की है, तब तक जो फिक्स्ड कॉस्ट है ओवरऑल वो उतनी रहेगी। प्रोडक्शन का लेवल अगर बढ़ता जाएगा तो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट कम होती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, 10,000 रुपए आपने अपने जो सिक्योरिटी गार्ड है उसको देने हैं। अब अगर आप वहां पर 100 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो अब आपको पर यूनिट जो कॉस्ट पड़ रही है वो 100 रुपया पर यूनिट पड़ती है गार्ड की। और अगर आप वहां पर 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो आपको गार्ड की कॉस्ट 1 रुपीज पर यूनिट पड़ती है। तो फिक्स्ड कॉस्ट प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज होने से पर यूनिट कम हो जाती है, ओवरऑल उतनी रहेगी। ओवरऑल इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो 10,000 का 10,000 ही रहेगा। लेकिन पर यूनिट जब उसको डिवाइड कर देंगे तो वो आपकी अमाउंट कम हो जाती है। अगर कोई चीज समझ ना आए, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो आप साथ साथ पूछ सकते हैं। इफ यू सी दिस ग्राफ एज वेल, अब आपके एक्टिविटी लेवल में चाहे इंक्रीज है या डिक्रीज है, आपकी फिक्स्ड कॉस्ट ये 3,000 रुपए पे फिक्स्ड है, ये इससे ऊपर नहीं जाएगी। चाहे आप 100 यूनिट बना रहे हैं, ये देखिए अगर आप 100 यूनिट बना रहे हैं तो भी फिक्स कॉस्ट 3,000 रुपए, 200 बना रहे हैं तो भी 3,000 रुपए, 300 बना रहे हैं तो भी 3,000 रुपए, 400 बना रहे हैं तो भी 3,000, 500 बना रहे हैं तो भी 3,000। अगर इस प्लांट की कैपेसिटी 5,500 यूनिट है तो 501 यूनिट बनाने पर आपको पूरी नई फिक्स कॉस्ट पड़ेगी, जो कि एक लॉन्ग टर्म का खर्चा होगा। अभी इंस्टेंटली तो आप ये कर भी नहीं सकते ना कि एक एक्स्ट्रा यूनिट बना लें। लॉन्ग टर्म में खर्चा होगा, नया प्लांट बनेगा तो आपकी जाके ये बढ़ेगी। तो फिक्स कॉस्ट आपकी 500 यूनिट के बाद डबल हो जाएगी, 3,000 की जगह 6,000 हो जाएगी, लेट सपोज, ठीक है। द ग्राफ शोज द कॉस्ट और रिमेन फिक्स्ड रिगार्डलेस ऑफ वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, के वॉल्यूम ऑफ आउटपुट जितना मर्जी हो, ओवरऑल फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड रहेगी। पर यूनिट कम होगी लेकिन ओवरऑल फिक्स्ड रहेगी। अब इसमें एग्जांपल्स हैं, सैलरीज ऑफ प्रोडक्शन मैनेजर, तो उसको तो आपने सैलरी देनी ही देनी है। आप 100 यूनिट बनाए, आप 500 यूनिट बनाए, आपने उसको प्रोडक्शन मैनेजर को उतनी ही सैलरी देनी, को ज्यादा तो देनी नहीं। इनके इंश्योरेंस प्रीमियम, आपने अगर फैक्ट्री वर्कशॉप की इंश्योरेंस करवाई हुई है तो वो प्रीमियम भी उतना ही देने, आप चाहे 100 यूनिट बनाए चाहे 500 यूनिट बनाए। डेप्रिसिएशन जो हो रही है आपकी मशीनरी की वो भी आपने उतनी ही करनी है, चाहे आप 100 यूनिट बनाए या 500 यूनिट बनाए। तो पर यूनिट आपकी डिप्रिसिएशन कम होगी अगर आप ज्यादा यूनिट बनाएंगे। अगर आप 100 यूनिट बना रहे हैं तो आपको डिप्रिसिएशन ज्यादा पड़ेगी पर यूनिट। आई होप यहां तक आपको ये बात समझ में आ गई कि फिक्स्ड कॉस्ट ओवरऑल सेम रहती है ओवरऑल लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, पर यूनिट कम होती जाती है अगर आपकी प्रोडक्शन बढ़ जाए तो। अदरवाइज प्रोडक्शन के साथ फिक्स्ड कॉस्ट का कोई ताल्लुक नहीं है। फिक्स्ड कॉस्ट जो ओवरऑल टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो उतनी ही रहेगी पूरे प्लांट की ओवर दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड। लेट्स से 1 साल की अगर एक फिक्स कॉस्ट है तो उतनी ही रहेगी 1 साल में। देन कम्स वेरिएबल कॉस्ट, ऑल्दो मैं इनको डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूं, उतनी डिटेल में मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। अब ये वेरी करती है विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। जैसे कि आप रॉ मटेरियल खरीदते हैं एक शर्ट बनाने के लिए, तो रॉ मटेरियल आपको हर शर्ट बनाने का 100 रुपए का रॉ मटेरियल पड़ता है। तो आपका जितने रॉ मटेरियल के यूनिट्स बढ़ते जाएंगे, लेट्स सपोज इस केस के अंदर 10 रुपए का रॉ मटेरियल पड़ता है आपको पर शर्ट बनाने पे, तो जब आप 100 शर्ट्स बनाते हैं तो आपको 1,000 रुपया पे करना पड़ता है रॉ मटेरियल खरीदने का। अगर आप 200 शर्ट बनाते हैं तो 2,000, 300 बनाते हैं तो 3,000, 400 बनाते हैं तो 4,000, और अगर 500 शर्ट्स बनाएंगे तो 5,000 आपको पे करना पड़ेगा रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए।
ये है आपकी वेरिएबल कॉस्ट। जितने आप यूनिट ज्यादा बनाएंगे उतनी ही ज्यादा ये कॉस्ट बढ़ती जाएगी, हर यूनिट नए के साथ जितनी उसकी कॉस्ट एसोसिएटेड है उतनी के हिसाब से। इस केस में यूजुअली सिर्फ रॉ मटेरियल नहीं आता, जैसे ये नीचे आपको एग्जांपल दी हुई है ग्राफ शोज दिस पार्टिसिपेशन, इसके अंदर एग्जांपल दी हुई है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, कि एक प्रोडक्ट बनाने पे जी 10 रुपए का रॉ मटेरियल लगता है, तो बिल्कुल वो लगता है, वो हो गया। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल आप शर्ट सिलवाते हैं तो उस शर्ट के काज करवाने पड़ते हैं, तो काज करने वाले बंदे को आपने पर शर्ट तय किया हुआ कि जी जितनी शर्ट तुम करोगे ना, पर शर्ट हम तुम्हें 1 रुपया देंगे। तो ये भी आपकी वेरिएबल, उसको फिक्स तो देनी है आपने को सैलरी, लेट्स सपोज कीजिए वो आपकी काम ना छोड़ जाए, जो उसके साथ अगर आपने कोई तय की हुई है तो, अगर तय की हुई है, अगर नहीं की हुई तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आ गई है फिर। अगर तय की हुई है तो वो उसकी फिक्स कॉस्ट भी है, आमतौर पर नहीं होती, वो मैनेजमेंट की होती है, तो वो उसको फिक्स दे रहे होते हैं, और इस बंदे को आप पर यूनिट पर पीस भी पे कर रहे हो सकते हैं। इसी तरह से कोई सिलाई करता है, उसकी शर्ट की सिलाई करने वाले को आपने कहा जी तुम्हें 5 रुपए पर शर्ट सीने के हम देंगे, तो वो आपके हर यूनिट के आपको पता है जी कि अगर 100 शर्टें बनाएंगे तो जी ये 500 रुपए देने पड़ेंगे, अगर 200 शर्टें बनाएगा ये बंदा तो जी हमें इसे 1,000 रुपया देना पड़ेगा। सो यू नो दिस कि आपने ये उसको पे करनी ही करनी है कॉस्ट, और पर यूनिट के हिसाब से पे तो ये डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हो जाती है। इसी तरह से कोई बटन लगाने वाला है, उसको आपने कहा जी कि एक शर्ट के बटन लगाने के तुम्हें 2 रुपए मिलेंगे, तो आपको पता जी कि अगर वो 100 शर्टें बनाएगा तो उसको 200 रुपए दिए जाएंगे, अगर वो 200 शर्टें बनाएगा तो उसको 400 रुपए दिए जाएंगे, एंड सो ऑन। सिमिलरली आपकी उस शर्ट की प्रेस करने के किसी को अपने चार्जेस दिए कि जी पर शर्ट हमें तुम प्रेस करने के हम तुम्हें चार्जेस देंगे, तो वो भी उस तरह से हो सकते हैं, वेरिएबल हो सकते हैं। तो ये वेरिएबल कॉस्ट होगी उस प्रोडक्ट की जो डायरेक्टली आप मैयर कर सकते हैं। एंड देन सेलिंग एंड कंजम्पशन के अंदर भी कॉस्ट आ सकती है, जैसे कि आपने कमीशन तय किया हुआ कि जी यार ये शर्ट बिकवाना बहुत मुश्किल काम है, तो आपने लोगों को कमीशन पे हायर किया हुआ है कि भाई अगर तुम हमारी एक शर्ट बिकवाओगे तो हम तुम्हें 10 रुपए कमीशन देंगे हर शर्ट बिकवाने के ऊपर। तो अब आपको पता है जी कि अगर एक शर्ट बिकेगी तो उसके ऊपर 10 रुपए देने हैं, 100 शर्टें बिकेंगी तो उसके ऊपर 1,000 रुपए देने हैं, 200 शर्टें बिकेंगी तो उसके ऊपर 2,000 रुपए देने हैं। तो आप सिंपल उसके अकॉर्डिंगली उसको पे करते जाएंगे कमीशन उसको। तो ये भी आपको पता है कि सेलिंग कमीशन जो है डायरेक्टली एसोसिएटेड है विद द प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसको बेचना भी तो है ना भाई, बेचे बगैर तो कोई फायदा नहीं प्रोडक्ट बनाने का। तो ये भी उसकी वेरिएबल कॉस्ट है कि भाई उसको बेचने के ऊपर 10 रुपए खर्चा आएगा हर बार जब प्रोडक्ट बेचा जाएगा। इसके बाद फर्दर क्लासिफिकेशन, मैं ऑलरेडी वैसे आपको बता चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ। ये जो कॉस्ट है इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन की जा सकती है। स्टेप जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है ये आपकी मतलब फिक्स्ड कॉस्ट स्टेप्स में बढ़ती है, ये आपकी स्लैब्स होती हैं और उसके बाद दूसरा स्लैब पूरा का पूरा आता है। ये नहीं हो सकता कि ये आपकी, जैसे कि ये दिखाता हूँ मैं आपको एग्जांपल, यहाँ पर अगर आप ग्राफ देखें फिक्स्ड कॉस्ट, ये देखें स्ट्रेट लाइन है, अगर ये बढ़ेगी ना तो ये सीधी यहां से जंप करके अप जाएगी और 6,000 पे चली जाएगी। ये कभी भी वेरिएबल कॉस्ट की तरह इस तरह स्लांट के अंदर नहीं जाती, इसकी स्लोप नहीं होती। जैसे कि आप यहां देखेंगे ये है आपकी फिक्स्ड कॉस्ट जो कि स्टेप्स में बढ़ रही है, कि हमारे प्लांट की कैपेसिटी है जी 100 यूनिट बना सकता है, तो अगर आपको 100 से एक भी यूनिट ऊपर बनाना है या पूरे 200 यूनिट बनाने हैं, उसके लिए पूरी फिक्स कॉस्ट डबल हो जाएगी, तो 1,000 रुपए से 2,000 हो जाएगी, नया प्लांट लगाना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म में होगी ये। इसी तरह से फिर से आपको और 100 यूनिट बनाने हैं या एक यूनिट बनाने हैं, 201 बनाने हैं या 299 बनाने हैं या 300 यूनिट बनाने हैं, आपको पूरा नया प्लांट लगाना पड़ेगा, आपकी फिक्स कॉस्ट फिर से एक स्टेप ऊपर चली जाएगी, 1,000 रुपए और बढ़ जाएगी। तो ये स्टेप्स में बढ़ती होती है फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, दूसरी कॉस्ट की जो टाइप है वो है सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ये मैं भी आगे आपको बता देता हूँ। A step fixed cost is the cost which is consists of a specific range of activity and okay, for example depreciation machinery. सो ये आपकी एग्जांपल अच्छी दी हुई है इसने, जैसे कि दी डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी में बी फिक्स्ड इफ प्रोडक्शन रिमेन्स बिलो 100 यूनिट नंबर्स। ठीक है, कि आपकी जो मशीन है वो डेप्रिसिएट होगी एट लेट सपोज 1,000 रुपीज पर मंथ, अगर आप 100 की प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन अगर आपको 100 से एक भी यूनिट और बनाना है तो उस मशीन पे तो नहीं बन सकता, अब आपको नई मशीन लगानी पड़ेगी उसके लिए। नई मशीन की डेप्रिसिएशन नए सिरे से 100,000 रुपए की हो रही होगी पर यूनिट, तो पर 100 यूनिट्स, तो वो स्टेप्स में ऐसे कॉस्ट बढ़ रही होगी, ये देख लें। अब इसी तरह से अगर आपका रेंट है वर्कशॉप का, अगर आपकी वर्कशॉप की कैपेसिटी सिर्फ 100 यूनिट बनाने की है तो डेफिनेटली जब से ही आप 101 यूनिट बनाना चाहेंगे आपको एक और वर्कशॉप किराए पर लेनी होगी, तो उसका रेंट डेफिनेटली अगर 1,000 रुपये रेंट था तो उस दूसरी वर्कशॉप को भी अगर 1,000 रुपये पे आपको मिल जाती है तो 1,000 रुपये से बढ़ जाएगा सीधा सीधा। तब आपको 2,000, चाहे 101 यूनिट बनाना पड़ा है, 2,000 रेंट देना पड़ेगा।
सिमिलरली अगर उस दूसरी वर्कशॉप की कैपेसिटी भी 100 की है, तो अगर आपको 201 यूनिट बनाए तो आपको तीसरी वर्कशॉप रेंट पे लेनी पड़ेगी, तो उसका अगेन 1000 रुपये रेंट देना पड़ेगा। सिमिलरली सैलरी ऑफ सुपरवाइजर, अब एक सुपरवाइजर सर्टेन नंबर ऑफ लोगों को ही सुपरवाइज कर सकता है, ये तो पॉसिबल नहीं है वो सारों को सुपरवाइज कर रहा हो। आपने 10 बंदे रखे हुए उनको भी वही बंदा सुपरवाइज कर रहा है, आपने 100 बंदा रख लिया उसको भी वही एक बंदा सुपरवाइज कर रहा है। तो लेट्स सपोज एक बंदा सिर्फ 10 लोगों को सही से सुपरवाइज करे, तो आपको जैसे ही 11वां बंदा लगाना पड़ेगा, आपको उसके ऊपर सुपरवाइजर नया लगाना पड़ेगा। तो सुपरवाइजर की सैलरी भी स्लैब्स के अंदर फिक्स्ड है, तो प्रोडक्शन के साथ आपको पता है कि जी 100 यूनिट तक इतनी रहेगी, उसके बाद इतनी हो जाएगी। नाउ सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, ये आपके पास सेमी वेरिएबल कॉस्ट की एग्जांपल आ गई है। ये मैंने आपको वैसे एग्जांपल पहले बीच में एक बार दे भी दिए, दोबारा दे देता हूँ। जैसे कि कुछ यूटिलिटी बिल्स होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल हमारे यहाँ आता है, तो उसके अंदर एक लाइन रेंट चार्ज होके आता है कि जी लेट सपोज 500 रुपया लाइन रेंट हर किसी ने पे करना ही करना है, इसमें पीटीवी का और ये जो भी सर्विस चार्जेस वगैरह हैं वो लगेंगे। इसके ऊपर हर यूनिट जो आप यूज करेंगे उसके हिसाब से बिल आएगा। तो ये आपका है सेमी वेरिएबल कॉस्ट, कि मतलब आपको फिक्स्ड 500 रुपए तो देने ही देने, उसके ऊपर जो यूज करेंगे उसके हिसाब से बिल आएगा। इसी तरह से इंटरनेट की है या फोन की है कि जी आपको महीने के जी 2000 रुपए देने ही देने या 1000 रुपए देने ही देने, इसके ऊपर अगर आप सर्टन अमाउंट यूज करेंगे तो आपको इतना इसके ऊपर पर यूनिट चार्ज होगा। ठीक है, तो ये उसके हिसाब से आपका लाइन रेंट भी हो सकती है। इस तरह से सेल्समैन की सैलरीज भी हो सकती है कि भाई तुम्हारी सैलरी है जी 10,000 रुपए महीना, अगर तुम जितने यूनिट बेचोगे उसके हिसाब से तुम्हें सैलरी और भी मिला करेगी, लेट सपोज कि कमीशन मिलेगा, तो जी 10,000 रुपए महीना तो तुम्हारा फिक्स है, चाहे तुम 1 यूनिट बेचो या 1,000 यूनिट बेचो, ये तो तुम्हें मिलेगा चाहे कुछ भी ना बेचो। इसके बाद जितने यूनिट बेचोगे हर यूनिट के 10 रुपए तुम्हें दिए जाएंगे। ठीक है, तो उसकी सैलरी अब सेमी वेरिएबल हो गई ना, वेरिएबल तो नहीं रही, कुछ हिस्सा फिक्स्ड है वो तो पे करना ही करना है, बाकी वेरिएबल है। तो इसी तरह से जैसे कि ये आपकी एग्जांपल दे रहा है कि ये 2,000 रुपए तो आपने देने ही देने हैं, ये आपके फिक्स्ड है, बिजली के बिल में ये आपके आएंगे ही आएंगे, इसके ऊपर जितनी आप बिजली यूज करेंगे उतने हम आपसे पर यूनिट के हिसाब से चार्जेस ले लेंगे। ये इसके ऊपर जितने आप यूनिट सेल करेंगे उसके हम ऊपर हम आपको पर यूनिट के हिसाब से पे कर देंगे सैलरी, कमीशन। ठीक है, सो ये होती है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, जो कॉस्ट का बिहेवियर है ये पर यूनिट ऑफ कंजम्पशन कैसे चेंज होता है। अब इसके अंदर इंक्रीज वाला टेबल यहाँ पर मिसिंग हो गया, वो मैं आपको बाद में प्रोवाइड कर दूंगा। ये इसके अंदर डिक्रीज वाला टेबल है कि अगर प्रोडक्शन वॉल्यूम डिक्रीज होता है, मतलब हम पहले 1000 यूनिट बना रहे थे अब हम 100 यूनिट बनाने लग जाते हैं, तो इसमें क्या होगा, पर यूनिट जो आपकी फिक्स कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, टोटल उतनी ही रहेगी, चेंज बिल्कुल नहीं होगी, फिक्स कॉस्ट आपकी चेंज नहीं होती होती। ठीक है, लेट सपोज आपकी फिक्स्ड कॉस्ट थी, पहले आपको रेंट पे करना पड़ता था बिल्डिंग का 10,000 रुपए का, तो वो तो उतना ही रहेगा अगर आप 1000 यूनिट प्रोड्यूस करें या आप उसकी जगह 100 यूनिट प्रोड्यूस करें। लेकिन पहले ये जो 10,000 रुपए का रेंट था आपको पे करना पड़ता था, ये 1000 यूनिट पे डिवाइड होता था तो आपको पर यूनिट पड़ता था 10 रुपए रेंट। अब ये 100 यूनिट पे डिवाइड होगा तो आपको पर यूनिट पड़ेगा 100 रुपए रेंट, तो आपकी पर यूनिट रेंट बढ़ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आपके जो वेरिएबल कॉस्ट है, ये अगर आपकी प्रोडक्शन डिक्रीज हो रही है तो ओवरऑल वेरिएबल कॉस्ट भी डिक्रीज होगी। क्यों, क्योंकि ये और ये बेसिकली पर यूनिट तो फिक्स रहेगी, क्योंकि आपको जस्ट सपोज एक नई शर्ट बनाने पे 10 रुपए का रॉ मटेरियल लगता था, शर्ट का कपड़ा लगता था नई शर्ट बनाने पे 10 रुपए का। अब अगर आप पहले 1000 यूनिट बना रहे थे तो उसके हिसाब से आपको 10,000 रुपए का खर्चा पड़ता था मटेरियल का, अब आप 100 बनाएंगे तो आपको 1,000 रुपए का खर्चा पड़ेगा। तो ये ओवरऑल तो कम हो जाएगी लेकिन पर यूनिट उतनी ही रहेगी 10 रुपए, ये चेंज पर यूनिट में नहीं आ रही होगी। ठीक है, और टोटल कॉस्ट जो आपकी है वो जब आपकी प्रोडक्शन डिक्रीज होती है तो आपकी टोटल कॉस्ट ओवरऑल तो डिक्रीज होती है लेकिन पर यूनिट कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि फिक्स कॉस्ट अब ज्यादा यूनिट्स की जगह कम यूनिट पे डिवाइड हो रही है। जैसे कि मैंने इस केस में एग्जांपल दिया, आपको फैक्ट्री का रेंट पहले 10 रुपए पड़ रहा था पर यूनिट, अब आपको 100 रुपए पर यूनिट पड़े, तो